ममता बनर्जी की सरकार पर, जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं उस राज्य की, उनकी सरकार पर, और पुलिस भी उनको रिपोर्ट करती है, तमाम पूरे सिस्टम पर बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो गए। ये भी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से आरोपियों की पहचान ही करने में इतनी मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये आक्रोश सिर्फ डॉक्टरों का नहीं है जो दिख रहा है, पूरी जनता का है, महिलाओं का तो बहुत ज्यादा है। ये राज्य पुलिसों की नाकामी है कि जब कोई घटना घटती है तो हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। प्राथमिक जिम्मेदारी तो स्टेट पुलिस की है, कोई ईमानदारी से जांच करे, अपराधियों को तुरंत पकड़े। आम और बाम तो इसलिए कर रही है, इसलिए निकल रही हैं कि ताकि लगे लोगों को भी कि वो तो न्याय के लिए तो खड़ी है, साथ ही साथ अपने लोगों के लिए आज भी वो संघर्ष कर रही है। ममता बनर्जी उनको संरक्षण देती है। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि ममता बनर्जी किसी आरोपी को बचाने के लिए सड़क पे उतरी हो। सभी राजनीतिक दल एक महिला सम्मान के लिए सामने आए और ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के अपराधी और आरोपियों के परिवार के लोगों को टिकट देंगे, न उन्हें पार्टी में स्थान देंगे, और समाज भी सुनिश्चित करे कि ऐसे लोगों को वो वोट नहीं देगा और जो पार्टी से वोट देगी उसका सामाजिक बहिष्कार मतदाता करेगा। हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबिरी करते। के खिलाड़ी लेकर देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई और उसके बाद जिस तरीके से पूरी जांच चली, उसको लेकर जो विवाद हुआ, अस्पताल में भीड़ घुस जाती है, तमाम सवाल ममता बनर्जी की सरकार पर, जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं उस राज्य की, उनकी सरकार पर, और पुलिस भी उनको रिपोर्ट करती है, तमाम पूरे सिस्टम पर बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो गए। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में अभी भी हालात बने हुए हैं, खास करके कोलकाता में और तमाम देश भर के अलग अलग जगहों पर डॉक्टरों की नाराजगी है और आम लोगों की भी नाराजगी इस पूरे घटना को लेकर है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कल ममता बनर्जी अपने ही राज्य में, जहां की वो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो सड़क पर उतर गई इंसाफ की मांग करते हुए। ममता बनर्जी पुलिस को कह रही थी 7 दिन का समय दिया है, लेकिन जब कोर्ट ने फटकार लगाई, मामला सीबीआई को चला गया, उसके बाद अचानक उनको सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई। दूसरी बात, जब इस तरह की इतनी विभत्स घटना होती है तो उसमें आप दूसरी घटनाओं का जिक्र करके क्या अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? ये तमाम बड़े अहम सवाल हैं इस पूरे घटना को लेकर, और इसी के लिए हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। समीर चौगावकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं और राखी बख्शी जी हैं। राखी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। पश्चिम बंगाल में जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री हैं, इतनी विभत्स घटना हो जाती है और जिस तरीके से इस पूरे मामले में सबसे पहले लीपापोती के आरोप लगते हैं, आत्महत्या कह दिया जाता है, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद लड़ाई राजनीतिक ज्यादा दिखाई दे रही है। संवेदना दिख नहीं रही है कि उस पूरे मामले को उस तरीके से हैंडल किया जाए, या किया जाता शुरुआती दौर में ही तो शायद बहुत कुछ हो जाता। और एक महिला होने के नाते खासकर मैं कहूँगी कि बहुत गुस्सा है, हम लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात को देखकर कि बार बार एक घटना हो जाती है और कुछ दिनों के बाद, ठीक है, राजनीति कि ममता बनर्जी, और ज़रूर उनसे पूछना चाहिए और उनसे बिल्कुल सवाल होने चाहिए कि क्यों ये पहले भी घटना हुई है, पहली बार नहीं हो रही है इस तरह की घटना, तो कैसे ये घटना होती है। बहुत सारे जो टेक्निकल सवाल भी कुछ लोगों ने उठाए हैं कि उस महिला के साथ इतना कुछ हुआ तो वो चिल्लाने की आवाज़ कैसे एक सुनाई नहीं दे सकती है, कैसे आत्महत्या, जो आपने भी कहा कि मामला हो सकता है, ऐसे बता दिया गया कि आत्महत्या का मामला है, बिल्कुल इस तरह से ट्रीट किया गया है इस पूरे इंसिडेंट को जैसे कि कोई मामूली सी बात हो। ये बहुत ही विभत्स तरीके से हुआ है, बहुत दरिंदगी के साथ हुआ है। अच्छी बात है कि अब सीबीआई के पास है और पूरी तरह से इस पर जांच हो रही है बात, लेकिन कब तक आखिर इसको सहा जाएगा। देश भर में आक्रोश है, उसके चलते जनता को परेशानी हो रही है क्योंकि डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, स्ट्राइक्स हैं, प्रोटेस्ट हैं। एक बार फिर से कब तक ये जेंडर वायलेंस को इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से समझा नहीं जाएगा, उसके साथ सही तरह के व्यवहार नहीं किया। पुलिस कमिश्नर आते हैं, फिर वो अपना बयान देते हैं कि हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कहाँ अपना काम कर पाई उस समय, कुछ दिखता नहीं है कि उस समय आप एक इंस्टीट्यूशन में, ये भी नहीं कि आप किसी तंग गली में थे, आप एक बाकायदा एक हॉस्पिटल में थे और फिर ऐसा हो जाता है। ये बिल्कुल ही लगता है कि इस पे सवाल बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तथ्य की पूरी से पूरी जांच होनी चाहिए और सही में आरोपी जो हैं, मतलब ये भी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से आरोपियों की पहचान ही करने में इतनी मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये आक्रोश सिर्फ डॉक्टरों का नहीं है जो दिख रहा है, पूरी जनता का है, महिलाओं का तो बहुत ज़्यादा है। मेरी अपनी जितने लोगों से बात हुई है, बहुत ही मतलब गुस्से में है अब महिलाएं, क्योंकि एक निर्भया का कांड हुआ था तो उसके बाद बहुत दिन बात हुई, आक्रोश हुआ, फिर वो धीरे 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 शांत होता है, फिर ये कोलकाता में ऐसी घटना होती, फिर कब ये होगा। तो मैं तो कहती हूँ कि बार बार कितनी बार, कब तक होगा ये बहुत अहम बात आप उठा रही, कब तक होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और हर बार इस तरह की घटना होती है, इस तरह की चर्चाएं होती हैं, देश भर में एक बवाल खड़ा होता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। रामकृपाल सर, ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कब तक।
मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल से शुरू कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल तो है ही, लेकिन बार बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से इस बात का जिक्र किया और उन्होंने सबका जिक्र किया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, बाकी जगहों पर भी बात होनी चाहिए। और जिस भी राज्य में या जहां पर भी इस तरह का मामला होता है, आप सामने वाले पर निशाना साधना शुरू कर देते हो। ममता बनर्जी हाथरस उन्नाव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पहले अपनी परिस्थिति की बात की जाए, उसके बाद तो आप कीजिए जो करना है कीजिए, लेकिन हम जागते क्यों नहीं है? हर बार इस तरह के मामले होते हैं, नींद टूटती है, वापस फिर हम उसी स्टेटस में चले जाते हैं। देखिए, एक शेर है, मैं उससे शुरुआत करूंगा कि हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबिरी करते। ये मैं सत्ता के लिए कह रहा हूँ। एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि हत्या और बलात्कार, इनके साथ कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जघन्य है हमेशा से, और बंगाल ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं और भी होती हैं, लेकिन बंगाल में ये देखिए कि आज से नहीं, जब सिद्धार्थ शंकर रे कभी वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से अगर बंगाल की हिस्ट्री देखिए तो वहाँ वायलेंस स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है, और ये सीपीएम के दौर में भी रहा, और उसका बीभत्स रूप आप ममता बनर्जी के दौर में देख रहे हैं। ठीक है, वो जीत जाती हैं, इलेक्शन आता है, मैं इस पर नहीं जाता, लेकिन ये बात, अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी 2 टर्म या 3 टर्म से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये जो हिंसा का, चाहे कुछ भी बंगाल में हो, पंचायत चुनाव हो तो हिंसा, बर्बर हिंसा दिखाई पड़ती है, ये बिल्कुल दौर चला हुआ है। और इसकी अति तो तब होती है, उत्तर प्रदेश में भी होता था, लेकिन कभी आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हो जाता था, जो फॉलोवर्स हैं करते थे, चाहे मुलायम जी भी रहे हों, भले उन्होंने कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुलायम जी ने उसको स्पॉन्सर्ड किया था। बंगाल एक ऐसा मात्र है जगह है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब वो कहती हैं कि बीजेपी राम और बाम है। इसका मतलब आप गुनहगारों को पहचान रही है ना, कौन रोक रहा है? वो राम और बाम को जेल में डालिए ना भाई। लॉ एंड ऑर्डर आप स्टेट सब्जेक्ट है, और आप सड़क पर उतर करके किससे न्याय मांग रही हैं? ये तो हास्यास्पद हो गया है। मतलब इतना जो ये है कि स्टेट पावर खुद ही आ रही है। अरे आप अपनी पुलिस के खिलाफ वो कर रही हैं साजिश, भले सीबीआई गई हो, लेकिन सीबीआई तो एक जांच एजेंसी है, सहयोग तो उसको आपकी ही एडमिनिस्ट्रेशन को करना है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, उसके पहले और कह दिया कि इतवार तक फांसी दे दो। अब पता नहीं, लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर आया था, एक सज्जन ने, उनके टीएमसी के प्रतिनिधि ने मेरा खंडन किया कि नहीं ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन लगातार वो मैंने सुना है कि ममता बनर्जी ने कहा कि इसको फांसी दो। अरे भैया, फांसी दो ये तो अदालत करेगी ना, पहले तो आप अपराधी को लेके आइए, और एक आदमी का काम तो हो नहीं सकता। ये सुनियोजित हिंसा का एक बहुत घिनौना, मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि, और जब स्पॉन्सर्ड हो, इसमें स्टेट पावर अपने को बरी नहीं कर सकती है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, स्टेट पावर बरी तो नहीं कर सकती, लेकिन अवधेश सर, कई मौक़ों पर हमने देखा है ममता बनर्जी की अलग अलग तस्वीरें, कभी सर पर चोट लगी हुई, कभी पैर पर प्लास्टर, कभी लोगों के बीच पैदल चलते हुए। वो कई बार कहा गया कि एक सिंपैथी गेन करने की टैक्टिस, तमाम चीज़ें लोगों को जुटाने की टैक्टिस, लेकिन कल जहाँ पर मुख्यमंत्री भी वहीं हैं, जहाँ पर पुलिस भी उन्हीं को रिपोर्ट करती है, गृह मंत्री भी वहीं हैं, किससे इंसाफ मांगने के लिए और क्या मैसेज देने के लिए वो सड़क पर उतरी थी? क्या सीबीआई के आने से इतनी नाराजगी हो गई कि अब ये एक दबाव बनाने की भी टैक्टिस हो गई? उस तरीके से भी देखें इसको। देखिए, बंगाल के लिए जैसे राम कृपाल जी ने एक शेर कहा, एक और शेर है, जिंदा रहना है तो कातिल की सिफारिश चाहिए। ये वक्त भी, ये तारीख वक्त भी इस शहर के आइन में लिखी जाएगी। तो ये जो इस समय जो बंगाल की हालत है, उसके लिए शब्द कठिन है। इस एक घटना को ही देखें तो इसको आप निर्भया कांड से भी तुलना नहीं कर सकते। वो तो रात का समय था, एक बस में सवार हो गई, एक ट्रेनी डॉक्टर वहाँ के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में, उसके साथ ऐसा विभत्स कांड के उसका एक एक अंग में चोट है। जितने सीमेंस निकले हैं 151 ग्राम, तो वो अकेले का तो नहीं हो सकता है। और उसको जिस ढंग से पुलिस प्रशासन ने वहाँ ने जो है, पहले तो
आत्महत्या करके उसको करने की कोशिश की, फिर बाद में उसको फिर एक दूसरा रूप दिया, हंगामा हुआ। तो जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं, माने माफिया राज किसको कहते हैं कि हम लोग भुगते हैं। कई बार हम लोग सड़कों पर नारा लगा रहे हैं। उस शहर का जो सबसे बड़ा माफिया होता था वो पिस्तौल से, बिहार में हम लोग झेले हैं, और लाठी पिस्तौल सबसे पूरे के पूरे जुलूस को, विरोध प्रदर्शन को खदेड़ देता था। आकाश में गोली चलाते हुए 25-50 लोगों को मार भी देता था, कुछ नहीं होता था। वो भयावह परिस्थिति है कि वहां जो डॉक्टर इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं, पुलिस की उपस्थिति में उस पर हमले हो जा रहे हैं। और उस पर से तुर्रा यह है कि अगर आप कोई ट्वीट करते हैं तो वहां कोलकाता बंगाल पुलिस का तुरंत रिप्लाई आता है एक नोटिस के साथ कि आप हटाइए, नहीं तो आप पर मुकदमा कर दिया जाएगा। मतलब आप ये बात भी नहीं कर सकते। तो रेन ऑफ टेरर क्या है? हाईकोर्ट ने कहा, और सही कहा, और पुलिस जो है, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि मीडिया के कारण जो है इतना हंगामा हो रहा है। और ममता बनर्जी तो 2 कारणों से करती हैं। देखिए, ममता बनर्जी का दुर्भाग्य है कि स्वयं वो घायल हुई, मार भी खाई, जो आप बता रहे हैं। कुछ उसमें जिन्यून तो पहले था, अब तो खैर उतना जिन्यून नहीं होता है, थोड़ा बहुत राजनीति में अपना सीख गई है करना। वहां से आने के बाद जो उनसे उम्मीद थी कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा है वहां के पश्चिम बंगाल का, वो कांग्रेस के शासनकाल के अंतिम दौर में शुरू हो गया था। वो नक्सलवादी के बाद सीपीआईएम ने और उसके जो वाम के शासन में वो सशक्त हुआ, इनके शासन में भी वही सब आ गया। क्योंकि जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो सिविल वॉलंटियर है। सिविल वॉलंटियर का मतलब 2011 में इन्होंने अब एक क्रिएट कर दिया कि कुछ कामों के लिए, ट्रैफिक में फलाना के लिए होंगे, तो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी आपने कैडर के लिए जगह क्रिएट करती थी, इन्होंने क्रिएट किया। तो उस सब से तो सब डरते हैं ना कि ये तो तृणमूल कांग्रेस का आदमी है, इसको तो ऊपर तक पहुंच है, तो क्या कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा कांड है, उस एक आदमी का तो ये विषय है नहीं, तो छिपाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी जो कुछ कर रही है, अब राम और बाम क्यों है? राम बोलने से आपका मुस्लिम वोट जो है वो आपके पक्ष में ध्रुवीकृत होगा। बाम को तो इसलिए है कि चलो यहां उसको निशाना बनाना है, कांग्रेस है नहीं। तो राम और बाम तो इसलिए कर रही, ये इसलिए निकल रही हैं कि ताकि लगे लोगों को भी कि वो तो न्याय के लिए तो खड़ी है, साथ ही साथ अपने लोगों के लिए आज भी वो संघर्ष कर रही हैं। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं राकेश सर, लेकिन ये जो सवाल सबसे बड़ा ये है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है या तमाम चीज़ें हैं, एक महिला मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की चीज़ों पर तो कम से कम ऐसा ठोस कदम उठाया जा सकता था। बंगाल पर कोलकाता पुलिस के पास भी बहुत वक्त था, लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा कोलकाता पुलिस का और जितने सवाल उठे, और उसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, उनकी पार्टी के वो सभी, मैं स्पेसिफिकली ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बवाली नेता जो दिल्ली में हर मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं, किसी की जुबान से चूं तक नहीं निकला। बहुआ मोइत्रा को जब ट्विटर पर लोगों ने, सोशल मीडिया पर घेर लिया, तब उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया। एक पूर्व सांसद साहब कुछ बोलते हैं, उनको पार्टी से हटा दिया जाता है। तो ये तो अपने यहाँ भी किसी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो फिर आम आदमी की वहाँ पर क्या बिसात है? उनके लोग इसलिए बोल पाते हो कि ममता बनर्जी उनको संरक्षण देती है। कोई ये पहली बार नहीं हुआ कि ममता बनर्जी किसी आरोपी को बचाने के लिए सड़क पे उतरी हो। कई उदाहरण हैं। 2022 में आप देखिए, जब बीरभूम जिले के बोगतुई में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसमें टीएमसी के 2 नेताओं का, ब्लॉक प्रमुख का नाम आया और दूसरा एक बड़े नेता थे अनुव्रत मंडल, उनका नाम आया। और उन्होंने सीधे सीधे उनको बचाने के लिए जो एक सबूत और एक गवाह था, उसको शेख को इन्होंने जेल के अंदर मरवा दिया। उसमें 3 से 4 पुलिस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध आई। इनके 2 ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ इस बात की ड्यूटी करते हैं कि किसी भी तरह से अपने को तृणमूल के फंसे हुए लोगों को बचाना है। एक है डीजीपी राजीव कुमार, जो शारदा चिटफंड केस में फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 में ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई थी जब सीबीआई गिरफ्तार करने गई थी। दूसरे हैं होम सेक्रेटरी हैं नंदिनी चक्रवर्ती, जिनकी सिर्फ इन दोनों की ड्यूटी है कि तृणमूल के किसी भी व्यक्ति पे आंच नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से दूसरा मामला आपका ये है कि अब वो मार्च निकाल रही हैं। सवाल इस बात का है कि क्या आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी इस मामले पे, डॉक्टर के केस के मामले पे, तो आप कह रही थी कि 7 दिन में आरोपियों को पकड़ना कठिन है। दूसरी तरफ आप सीबीआई को निर्देश देती हैं कि 18 तारीख तक आप आरोपी को पकड़ के और फैसला सुना दें।
क्या ये संभव है? आपकी पुलिस सहयोग नहीं कर रही। संदेश खाली वाले में भी यही हुआ, आपकी पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी। शाहजहां जहां पे था पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। जब गिरफ्तार करने गए तो उन पे हमला किया गया, उनको बचाया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि यदि बंगाल में कोर्ट नहीं होता तो आज क्या परिस्थितियां होती। तो सारा जितने मामले मैं गिना रहा हूँ सारे मामलों पे सीबीआई जांच सिर्फ हाई कोर्ट के निर्देश पे हुआ है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन सिर्फ ममता बनर्जी के इशारे पे संरक्षण, टीएमसी के संरक्षण देने का काम कर रहा है। वहाँ अभी तक का जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है उसके हिसाब से 2020 में 36,500 महिला अपराध हुए हैं। वहाँ जो भारतीय दंड संहिता के तहत जो रेशियो है सजा का वो पूरे देश में सिर्फ 13% है। उससे अच्छी स्थिति है तो यूपी और बिहार की है, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा आपराधिक राज्य मानते हैं। वहाँ 50% से ज़्यादा सजा का रेशियो है और बंगाल में 13% है। ऐसी स्थितियों में जिस राज्य में ये हालात हो वहाँ न्याय की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, कैसे कर सकते हैं, और यही तो जवाब हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था ये राजनीति के उस पर चली गई है? विनोद सर, बिहार का जिक्र और यूपी का जिक्र किया अभी राकेश सर ने। बिहार का वो दौर भी मैंने देखा है, मुझे याद है कंकड़बाग स्टेशन से मैं निकला था सुबह 5 बजे और रिक्शे पर थे और हमारे पैसे छीन लिए गए थे। मतलब वो दौर हमने देखा है, किस तरह का अपराध था। छोटा था मैं तब भी देखा, याद है मुझे। यूपी में भी बहुत कुछ देखा, लेकिन अब वो सारी अपराध हर जगह है, लेकिन उस तरह की चीज़ें अब नहीं है या उस तरह का संरक्षण अब नहीं है। बंगाल में केवल राजनीति के लिए संरक्षण है, राजनीतिक मजबूरी हो गई है, या उससे निकल ही नहीं पा रहे, निकलना ही नहीं चाहते? देखो आदर्श, बंगाल की कलकत्ता की जो घटना है वो शर्मसार करने वाली है सबको। वहाँ के राज्य सरकार से लेकर के, प्रशासन से लेकर के और पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। और निर्भया कांड के बाद उम्मीद जगी थी, जिस तरह से पूरे देश में विरोध हुआ था, फिर जिस पे संसद ने संज्ञान लिया, पोस्को कानून बना, फंड बना, निर्भया फंड बना, और लगा कि इस तरह की घटनाएं जो है तो लगाम लगेगी। लेकिन उसके बाद भी लगाम नहीं लगी। अभी राखी जी बता रही थी, और एक घटना नहीं है, आप कठुआ से लेकर के, हाथरस से लेकर, उन्नाव से लेकर, सब गिना दीजिए, बहुत सारी घटनाएं, और ये उसका एक मतलब वो है विभत्सतम रूप। देखिए घटनाएं घटती हैं, लेकिन उनका फॉलोअप कैसे होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अपराधी घटना हो किसी भी राज्य में कहीं भी, अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप मुझे मार दें, मैं आपको मार दूं, यहाँ कोई सरकार नहीं करती, लेकिन उसके बाद का फॉलोअप कैसे होता है वो महत्वपूर्ण है। कि पुलिस कैसे एक्ट करती है, सरकार कैसे रिएक्ट करती है, कैसे जो है उस अपराधियों को पकड़ा जाता है, वो महत्वपूर्ण। जैसे निर्भया कांड की अगर बात करें तो निर्भया कांड में 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए थे, जबकि कोई क्लू नहीं था। कोई नहीं था, यस। उसके बाद जिस तरह उस लड़की के इलाज से लेकर के और उसको सिंगापुर भेजा गया, और जिस तरह पूरी संवेदनशीलता के साथ तत्कालीन दिल्ली सरकार और तत्कालीन केंद्र सरकार ने दिखाई थी, और रात को आधी रात को उसकी बॉडी को रिसीव करने के लिए पूरी सरकार वहाँ मौजूद थी, और उसके बाद सारा फॉलोअप था। उसके बावजूद जनता ने बख्शा नहीं उस सरकार को। शीला दीक्षित भी चुनाव हारी और कांग्रेस पार्टी भी चुनाव हारी, उसका एक आफ्टरमाथ था। तो घटनाएं, अब जो रिएक्शन पुलिस का था बहुत ही शर्मनाक था, जिस तरह सरकार का रिएक्शन था बहुत शर्मनाक था, लिपापोती की जो कोशिश हुई बहुत शर्मनाक थी, और उसके बाद जो प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर जिस तरह हमला हुआ भीड़ का, वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक था। सही कहा रामपाल जी ने कि उत्तर प्रदेश में भी सरकारें रही हैं, उनके टाइम भी तमाम घटनाएं हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भीड़ जो न्याय की मांग कर रही है उसी पर हमला कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये भी अपने आप में एक बेहद शर्मनाक है। लेकिन मैं बार बार इसको भी जोड़ता हूँ, अभी परसों उत्तराखंड में एक घटना हुई नर्स की, वो भी उसका शव पाया गया, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच हमारी है ना, ये ठीक नहीं है। आप बंगाल पर जितनी मजम्मत करनी है ममता बनर्जी, उनकी सरकार की, उनके प्रशासन करिए, लेकिन उत्तराखंड की उस बेटी को भी, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। अब वो चूंकि अब उसके पीछे कोई बहुत वर्गीय समर्थन नहीं है तो उसकी चर्चा नहीं होगी। 2 महिलाएं जिंदा गाड़ दी जाए मध्य प्रदेश में, रीवा जिले में, उसकी चर्चा ही ना हो मेन स्ट्रीम मीडिया में। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच पॉलिटिकल पार्टीज की और मीडिया की है, मुझे इस पर भी आपत्ति है। बंगाल की घटना की घोर निंदा करते हुए, घोर भर्त्सना करते हुए, और ममता बनर्जी की पूरी जिम्मेदारी है इसके लिए, इस पर उनको वो इसे बच नहीं सकती कि आप जुलूस निकाल के कह दें कि 7 दिन के अंदर फांसी दी जाए। एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही चीज़ें होती हैं, चाहे सीबीआई जांच करे चाहे पुलिस जांच करे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सीबीआई जांच भी जो है
मैं बात खत्म कर रहा हूं। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कितना हल्ला मचा, सीबीआई जांच हुई, आखिर में फाइंडिंग वही निकली जो महाराष्ट्र पुलिस की थी, जो मुंबई पुलिस की थी, आज तक वही एम्स की रिपोर्ट निकली। तो मैं इसमें कलकत्ता पुलिस को कतई बरी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सीबीआई भी आखिर एक संस्था है और ये राज्य पुलिसों की नाकामी है कि जब कोई घटना घटती है तो हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। प्राथमिक जिम्मेदारी तो स्टेट पुलिस की है, कोई ईमानदारी से जांच करे, अपराधियों को तुरंत पकड़े, जो मैंने दिल्ली पुलिस का उदाहरण दिया निर्भया कांड में। लेकिन अगर जनता को स्थानीय पुलिस से संतोष नहीं है क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ, तो सीबीआई जांच की मांग उठती है। कोर्ट ने बहुत सही फैसला किया, सीबीआई जांच की, कम से कम अब इस मामले में दूध का दूध पानी हो सकेगा, ये उम्मीद है। हाँ, डॉक्टरों को भी अब अपनी हड़ताल कम से कम वापस लेनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री से उनको आश्वासन मिल चुका है, केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, गिरफ्तारियां सीबीआई जांच कर रही है, वरना क्योंकि आम लोग तकलीफ में आएंगे ना उस हड़ताल से, जिनको को लेना देना नहीं है। अब दिल्ली में जो मरीज बेचारे एम्स में हैं या लोहिया अस्पताल में हैं, उनका क्या कसूर? तो ये डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए। अपना दबाव उन्होंने बनाया, पूरा देश उनके साथ है, उस महिला के साथ, ये मेरा इस मामले में कहना है। और इस तरह की घटनाएं अगर नहीं रुकती हैं तो ये शर्म की बात है पूरे राजनीतिक व्यवस्था के लिए, हम सबके लिए, और खासकर उन राजनीतिक दलों के लिए जो अपने राज्य में खामोश हो जाते हैं और दूसरे राज्य पे उसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। ऐसी घटनाओं में सबको एक स्वर से बोलना चाहिए, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, कहीं भी हो। नहीं, ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत गौर से देखने की कोशिश की और सबकी टाइमलाइन पर मैं गया, अलग अलग जगहों पर ढूंढा। नेताओं की बात करें, तमाम बड़े नेताओं के, खास करके इंडिया गठबंधन से जुड़े जो नेता थे समीर सर, बड़ा वक्त लगा बोलने में या बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया, क्योंकि मामला बंगाल का था, ममता बनर्जी का था। यही किसी और राज्य का हो, जो बात विनोद सर ने उठाई कि उत्तराखंड में होता है तो उस पर बात नहीं होती, उस पर उसको इग्नोर कर देते हैं, वही बात उन पर भी, दोनों पर लागू कर रहा हूँ मैं, कि जब बंगाल में कुछ होता है तो तमाम बड़े नेता बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी, या बोलने से पहले कई बार सोचा, कितना वक्त लिया गया। ये सब कुछ पॉलिटिक्स केवल अपनी सुविधा के लिए हो रही है, चाहे देश में या किसी भी राज्य में किसी भी महिला के साथ। हाँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आपने उत्तराखंड की बात किया तो उस पर कोई नहीं बोल रहा, इंडिया नहीं बोल रहा, इंडिया नहीं बोल रहा, इस पर इंडिया नहीं बोल रहा, यही बात मैंने कही। तो ये जिम्मेदारी तो सबकी है ना, क्या सब कुछ अपनी राजनीति के भेंट चढ़ा दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की घटना हो जाए, जहां से सिंपैथी मिल सकती है सिंपैथी ले लेंगे, जहां पर बचाना है तो बचाकर या चुप होकर निकल जाएंगे वहां से। देखिए आदर्श, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मतलब राजनीतिक दल इसके अंदर भी राजनीति देखते हैं। इतनी दुर्दांत जो घटनाएं घटती है किसी भी राज्य में हो, मैं कह रहा हूँ पर हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में अगर एक घटना होती है तो उसको सभी राजनीतिक दलों का उसका विरोध करना चाहिए। अगर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अगर राज्य सरकार छोड़ दे, बाहर निकल कर उनका गले का हार पहना के उनके हार पहनाकर स्वागत हो, फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगे और फिर बिल्किस बानो के बलात्कारी वापस जेल में जाए, तो मुझे लग रहा है ये भी उतना बुरा है जितना बंगाल में होता है। गोपाल कांडा का भी अगर समर्थन लिया जाए तो वो भी उतना ही बुरा है कि सत्ता के लिए कि गोपाल कांडा एक विधायक है, निर्दलीय, उसके कारण सरकार सत्ता बन सकती है, तो आप उसका ले लो। वहीं आप ब्रजभूषण के साथ आप देखो कि सीट मजबूरी है तो आप उसे समझौता कर लो कि भाई आपको हम टिकट नहीं दे सकते, आपका एक बेटा विधायक है, दूसरे बेटे को हम सांसद बना देते हैं, आप थोड़ा भी ठंडे बैठ जाओ, बाद में आपको देख लेंगे कहाँ एडजस्ट करना है। तो जब राजनीतिक दल इस तरह की जघन्य महिलाओं पर जब अपराध होते हैं और राजनीतिक दल इसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ देखते हुए निर्णय ले कि आज अगर किसी दूसरे राज्य में हो रहा है तो हम उसका बहुत विरोध करेंगे और हमारे राज्य में होगा तो हम इसे किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, मुझे लग रहा है ये सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है, पूरे समाज के लिए। और मुझे लग रहा है सिर्फ राजनीतिक दल के समाज के रूप में अगर हम देखें तो समाज का भी एक बहुत बड़ा फेल्यूर है कि समाज के अंदर भी लोग, आप देखिए ऐसे लोगों को चुनाव जिता देते हैं। अगर संदेश खाली की घटना होती है और वहाँ से एक पीड़ित को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो ये संदेश खाली के लोगों की जिम्मेदारी थी कि उस महिला को जिताए संदेश देने के लिए, वो चुनाव हार जाती है, गोपाल कांडा फिर चुनाव जीत जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जब इस तरह के जो अपराधी वृत्ति के लोग हैं वो किसी भी राजनीतिक दल के अंदर हो, उनको जब तक समाज के अंदर सुरक्षा मिलती रहेगी, समाज उनके साथ खड़ा रहेगा, एक वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहेगा, फिर वो जाति की राजनीति हो, चाहे पार्टी की राजनीति हो, चाहे धर्म की राजनीति हो, उसके आधार पर ऐसे बलात्कारी और ऐसे अपराधी चुनाव जीतते रहेंगे तो राजनीतिक दल उनका फायदा लेते रहेंगे। राजनीतिक दल को तो राजनीति करना है। सबको मालूम है कि आज कोई घटना घटेगी, निर्भया के समय इतना हल्ला मचा, बाद में मामला शांत हो जाएगा। ये मामला भी 7 दिन हल्ला मचेगा, उस दिन सब काम धंधे में लग जाएंगे, सब भूल जाएंगे, फिर कोई नया मामला किसी राज्य में आएगा, उस पर राजनीति होगी। तो राजनीति तो चलना है और ये घटनाएं भी होती रहना है। ऐसा नहीं कि लॉ बना देने से या सीबीआई को देने से मामला खत्म हो जाएगा। भाई लॉ तो पहले भी बने हुए ना, बलात्कारी के खिलाफ और हत्या के खिलाफ, इस तरह के मामले में तो बहुत स्ट्रांग लॉ बने हुए। क्या कानून के अंदर तेजी से उनका होता है? क्या स्पीड अदालतों में इसका मामला चलता है? क्या रोज सुनवाई होती है फास्ट ट्रैक में? किस तरह के मामले तत्काल फास्ट ट्रैक में जाएंगे और समयबद्ध सीमा में इसका निर्णय होगा कि 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर या 365 दिन के अंदर इस तरह के मामले खत्म
खत्म हो जाएंगे। आप उठा के देख लीजिए पहले कितने बलात्कार के मामले दर्ज है और कितने मामलों में कितने को सजा मिली, कितने बेल पे बाहर है, कितने में गवाह मुकर जाते हैं दब के। गाँव में गरीब महिलाओं के साथ जो बलात्कार होते हैं, लड़कियां घर से उठा के ले ली जाती है गाँव के अंदर, कितने मामले दर्ज होते हैं थाने के अंदर, वो कितनों को न्याय मिल पाता है। एक बड़ा मामला उड़ गया तो सब उस पर कह रहे हैं कि इस पर मतलब गलत हुआ है। गलत एक गांव की गरीब महिला और बेटी का अगर संग होता है वो भी उतना ही बुरा है जितना कलकत्ता का मामला बुरा है। ये विभत्सम मामला, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें किसी भी दल को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। सभी राजनीतिक दल एक महिला सम्मान के लिए सामने आए और ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के अपराधी और आरोपियों के परिवार के लोगों को टिकट देंगे, न उन्हें पार्टी में स्थान देंगे, और समाज भी सुनिश्चित करे कि ऐसे लोगों को वो वोट नहीं देगा और जो पार्टी से वोट देगी उसका सामाजिक बहिष्कार मतदाता करेगा। तभी राजनीतिक दल सुधरेंगे। समाज जब तक ऐसे राजनीतिक दलों के पीछे खड़ा रहेगा तब तक राजनीतिक दल इसका राजनीतिक स्वार्थ के लिए फायदा करते रहेंगे और समाज में घटनाएं घटती रहेगी। एक उदाहरण देख लाइन में कठुआ कांड में जो सज्जन कहना तो अपराध मतलब गलत है, उस वक्त बीजेपी के साथ थे जिन पर कांग्रेस हमला पर थी, बाद में कांग्रेस में आ गए, उनको टिकट मिल गया। मतलब आप देखिए कि दोनों जो है दलों ने उस वक्त वो बचा रहे थे उनको, बाद में ये उनको महिमामंडित कर रहे थे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मानदंड है, सबसे पहले इस पर इसकी भर्त्सना एक स्वर से होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है सर। इसके लिए तो जनता को फैसला करना होगा। तो आप जो कहना चाह रहे हैं जनता को भी इसके लिए जागना होगा ना, क्योंकि पिछले चुनावों में तमाम जगह हम घूम कर आए, सब कुछ भूल जाते हैं लोग वोट देते टाइम, सब कुछ भूल जाते हैं, कौन है, क्या है, क्यों है, क्या अपराध किया है, क्या आरोप लगे हैं। अगर अपनी जात का है, अपनी वर्ग का है, अपने सिस्टम में फिट बैठ रहा है, वोट देकर निकल जाते हैं। जनता की बात तो छोड़िए, जब जनता को बताने वाला मीडिया ही भूल जाएगा तो जनता कहाँ से याद रखेगी। आप कोई भी चीज़ देखिए, इतने बड़े बड़े हंगामे जो मचते हैं, जैसा मोदी जी ने उस दिन भाषण में भी कहा, और जब फाइनल उसकी वर्डिक्ट आती है, जाहिर सी बात है कि कोई भी मामला हो हिंसा का 10 साल 15 साल या 4 साल के बाद आएगा। आप देखिए किसी भी मामले में फॉलो अप स्टोरीज कितनी बनती हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, है ना। मैं तो बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान अंतुले पर मुकदमा चला, वो केस मतलब उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, और वो जब बरी हुए तो आप हिंदुस्तान के किसी भी अखबार में देख लीजिए कोई क्या खबर छपी थी। और जबकि उन पर जब चला था तो अरुण शौरी से लेकर के बाकायदा 8-8 कॉलम की लीड छपी थी। इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान, ऐसे ही मदन लाल खुराना हट गए, लेकिन जब बरी हुए कहीं खबर आई, मतलब हो सकता है। तो जितनी भी चीज़ें हों, बड़े से बड़े चीज़ों को देख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, तो ये जो चीज़ें होती, देखिए समाज में क्या होता है कि तात्कालिक घटनाओं पर हमेशा मीडिया ज़्यादा जोर देगा, फॉलो अप पे कम होता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि जो मैंने पहले कहा, अगर स्टेट पावर खुद उसको स्वीकृति नहीं देती, रघुवीर सहाय का एक था कि स्टेट हिंसा होगी लेकिन स्टेट जो है वो हिंसा को स्वीकृति मत दे, यानी उसको एक औजार बना करके अपना कि हम वोट की राजनीति करेंगे। ये जो कृत्य होता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे अपराध दुनिया में कहीं नहीं, हर जगह हो रहे हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन जिस दिन सत्ता अपने को डिस्टेंस कर लेगी कि नहीं इस मामले पर नहीं होगा, निश्चित तौर पर जानिए वहाँ अपराध कम होंगे और उनकी वो होगी। लेकिन जहाँ अब आप देखिए जो बंगाल में होता है, बहुत सारे राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, कहाँ बंगाल जैसी हिंसा, चाहे वो विधानसभा लोकल लेवल का चुनाव हो, कहीं भी चुनाव हो, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि ऑनलाइन भरिए, उसके बाद भी नहीं लोग भर पाते हैं। तो कैरेक्टर कहीं बदलता है। एक ज़माने में विनोद को याद होगा, रेलवे के सारे ठेके लेने में वह गैंगवार होता था गोरखपुर में, और ये लोग कोई भी नहीं हो सकता था। आज नहीं है, क्योंकि जब स्टेट पावर साथ नहीं देगी कि नहीं इसको ख़त्म करो, तो वो चीज़ कम होती है। और रही बात, एक मैं जो बात कहने जा रहा था 1 ही मिनट की थी, वो विनोद जी ने जो कहा है कि आप चले आओ हमारी पार्टी में, फलाना पार्टी में, तो उस पर मैं कल से एक शेर है, बेवफा भी हो सितमगर भी, जफा पेशा भी, बेवफा भी हो सितमगर भी, जफा पेशा भी, हम तुम्हें अपना खुदा, हम तुम्हें खुदा, हम तुमको बना लेंगे, तुम आओ तो सही। तो ये जो पार्टियों में चलता है ना कि सब जानते हैं जब तक आप उधर हैं तब तक हम गाली देंगे कि तुम बेवफा हो,
गलत हो, सब कुछ हो, लेकिन जैसे ही आओगे हम तुम्हें खुदा बना लेंगे। तो ये जो सिस्टम है, और अमूमन इसमें ऐसे ही लोग जाते हैं जो दबंग किस्म के होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, जो सत्ता की हिंसा के समर्थक, सत्ता जो है जिनकी हिंसा का समर्थन करती है। ये प्रैक्टिस सब पार्टियों में है, और मैं मानता हूँ इस बात को कि बंद होना चाहिए। कम से कम इस तरह के अपराधों में तो आप ऑल पार्टी कि भाई नहीं, उसका पता किया जाना चाहिए, उसको पनिश किया जाना चाहिए। कहना चाह रही थी कि ये जो आपसे ही बात होगी रामकृपाल जी से, कि कहीं ना कहीं कलेक्टिव एक एफर्ट होना चाहिए, और ये जो राजनीति हो रही है उसको कम करने के उपाय क्या हैं, क्योंकि सभी मिलकर बैठकर देखें कि तुम पर उंगली उठाना, हर वक्त एक दूसरे पर ब्लेम करना, इससे समाधान नहीं होगा। तो सभी को बैठकर कहीं ना कहीं ब्रेनस्टॉर्म, मैं तो ये कहूँगी, एक सुझाव भी है, सब बैठें इस पर और कहें कि जहाँ भी इस तरह की हिंसा होती है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, और उस पर एक कहीं ना कहीं कुछ नियम, और कानून में तो है, 0 FIR है, तमाम तरह के महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए कानून बने हैं। लेकिन यही राजनीति जो बीच में आती है, ये तुम्हारा ये मेरा, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन और भी आयामों को देखना होगा, माइंडसेट्स हैं। सज़ा के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो आता है तो उसके बारे में बात नहीं होती है। वो इसलिए कहा कि जो भय है वो भी पैदा होना चाहिए, लगना चाहिए कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरा क्या हाल होगा, इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया। तो सज़ा की बात जो मीडिया में है, या इस तरह की चीज़ें कि आपके इस कितने कड़े कानून हैं, इनको आगे लाने की भी बहुत ज़रूरत है। मैं इतना तक आगे जाऊंगी कि घरों में, ऑफिस में, कॉलेजों में, स्कूलों में भी इस तरह की बातों को और बताने की ज़रूरत है कि ये बिल्कुल गलत इस तरह से है। एक तरह की ओरिएंटेशन प्रोग्राम लड़कों के लिए भी होने की ज़रूरत है। बहुत सारे आयाम हैं समाज की जब हम बात करें, जैसे समीर बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कही, बहुत सारी बात कही, तो उन सब आयामों को लेकर चलना होगा। और ये जो ब्लेम गेम है, इसको कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत भी है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी जैसे बार बार हो रही है कि स्टेट पावर, लॉ एंड ऑर्डर जो एक संस्थाएं बनी हुई हैं, उनको अपना काम पुरजोर तरीके से करना होगा। और उस पर ये लीपा पोती वाला जो अब मॉडर्न ज़माने में है, हम देश ही नहीं, विदेश, हमें चारों तरफ से देखा जा रहा है। और जहाँ हम एक महिला सशक्तिकरण की बात करें, बिल पास हो गया, इतने सारे हम नए आयाम ला रहे हैं, महिलाओं को स्थान देने की बात हो रही है, नीचे ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे हम देख रहे हैं कि काम हो भी रहा है। फिर अचानक एक इंसिडेंट उन सबको कहीं ना कहीं शांत कर देता है। तो इसलिए सबको मिलकर भी बात करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल ऐसे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इस पे, जैसे करप्शन के बारे में हम बात करते हैं, इस पे भी एक होना चाहिए, मॉरल ऑडिटिंग होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ पॉलिटिक्स में मॉरल ऑडिटिंग होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल बहुत गंभीरता से और आगे लेने की ज़रूरत है। बार बार अगर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से इस पर बोलते हैं, और कहीं ना कहीं एक आक्रोश दिखा जब उन्होंने कहा कि इस तरह से महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश को ये समझना चाहिए कि वहाँ से बात को लेकर उस पर बहुत आयाम से बात करनी चाहिए। कानून एक जगह, पुलिस व्यवस्था एक जगह, स्टेट पावर एक जगह, पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ पे आप ये मत करें। और प्लीज़ महिलाओं के लिए ज़रूर आप सोचें कि किस तरह से वो हिंसा उनको अफेक्ट करती है, कि वो काम करने से घबराती हैं, वो स्कूल कॉलेज जाने से घबराती हैं, और ये बिल्कुल जो आप जितनी पॉलिसीज़ बनती है वो कहीं ना कहीं पीछे जाने लगती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये बात आप कह रही हैं। आप अवधेश सर, प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं कि डर कायम होना चाहिए, लाल किले से उन्होंने ये बात कही, लेकिन सवाल मेरा सीधे तौर पर यही, जो बात विनोद सर ने भी उठाई, समीर सर ने भी जोड़ी थी, जब किसी भी राज्य में जिसकी सरकार है वहाँ पर कुछ होता है तो वहाँ के नेता चुप हो जाते हैं, बाकी सब हमला करने लगते हैं। वही हम बंगाल में देख रहे हैं। सवाल ये है, जिम्मेदारी सबकी है, और केवल ये कह देने भर से कि डर कायम हो जाता है। कानून तो पहले भी थे ना, जो आप सब लोग कई बार अपनी बातों में कह चुके हैं, कानून पहले भी थे, कड़े कानून पहले भी थे, लेकिन ये सिस्टम से जो लड़ाई है, और ये महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, जो ऐसे आभूषण बना दिए गए हैं जिनकी चर्चा, जिक्र सब चमकदार बहुत अच्छी तरीके से होता है, लेकिन जमीन पर है नहीं, वो हम सब जान रहे हैं। नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि जमीन पर नहीं है। लोगों के अंदर आज भी महिलाओं के लिए सम्मान है। कोई भी सरकार, मुझे नहीं लगता है भारत के किसी पार्टी के जानबूझकर महिलाओं के विरुद्ध अपराध करती है। दुनिया में कभी अपराध 100% खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन मूल बात यह होती है कि अपराध जो हुआ है उसके प्रति शासन का, राजनीति का, मीडिया का, जो बौद्धिक वर्ग है, एक्टिविज्म वाले लोग हैं, उनका अप्रोच क्या है। ये स्थिति बनाना कि भारत में कोई महिलाओं के लिए एकदम भयावह स्थिति है। अगर आप देखेंगे तो हत्या के मामले में आप देखेंगे पुरुष महिला दोनों की हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ जो इस प्रकार के कांड हो रहे हैं, वो रुके समाज में लोगों के अंदर महिलाओं के प्रति और सम्मान का भाव बढ़े, प्रशासन ज्यादा संवेदनशील हो महिलाओं को लेकर के, उनके अपराध के प्रति, राजनीति भी उसके प्रति जरा अपने जो ईमानदारी है बढ़ते, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन ये विषय मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि महिलाओं को लेकर के कोई भी सरकार है। अब पहले दूसरा है कि देखिए, इसको सरलीकरण नहीं करना चाहिए।
जो उत्तराखंड में जो रुद्रपुर की नर्स के साथ जो मतलब रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, उसकी तुलना कोलकाता में जो कुछ हुआ है उससे तो मेरी नजर में मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसमें अपराधी पकड़ा गया है, वो अपराध हुआ वो तो चलो मान लिया उसकी तो आलोचना होगी, लेकिन अपराधी पकड़ा जा चुका है, वो गया है। या उसी प्रकार से दूसरी घटनाओं का हमारे मुजफ्फरपुर में अभी एक लड़की का अपहरण हुआ है, जितना विभत्स तरीके से मैंने वो है तो उसकी छाती तक कटी हुई मिली है लाश की, मतलब सब। लेकिन ये नहीं है कि वहां जो लोग मुजफ्फरपुर में विरोध कर रहे हैं उसको पुलिस उसके खिलाफ जा रही है, पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार एक वातावरण तो जरूर बनाए कि भैया हमारे यहाँ एक निर्भयता का वातावरण है, महिलाएं रात में भी निकले उनके साथ नहीं होगा, लेकिन वो उसमें कमी हो सकती है, लेकिन नहीं हो सकती है। किसी भी घटना में जो कुछ बंगाल में हो रहा है और जिस ढंग से वहां एक पूरा सत्ता का पूरा ढांचा ने अपराधियों को खड़ा कर दिया हुआ है, सत्ता के ढांचे से अपराधी जुड़े हुए हैं, और इस विभत्स एक कांड नहीं तो एक कांड है, मान लीजिए अनेक ऐसे कांड होते होंगे जो सामने आता भी नहीं होगा हमारे आपके सामने, जहां जहां चुनाव में वोट डालने के कारण लोगों को गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा हो, जहां पुलिस कार्रवाई नहीं करती, उसकी तुलना इस समय किसी भी राज्य से नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टियों की हालत यह है कि राहुल गांधी जी का ट्वीट 14 तारीख के 4 बजे आया है, 9 तारीख की यह घटना है, उसमें इतना ही लिखा हुआ है कि इस कांड पर से में स्थानीय प्रशासन और अस्पताल प्रशासन कटघरे में है, उसमें कहीं नहीं ममता बनर्जी और उसके प्रसाद। दूसरा कि उसमें उन्नाव की चर्चा है, उन्नाव की तो सजा है, वो तो उन्नाव तो सजा भुगत रहा है, उन्नाव की चर्चा है, उसमें कठुआ की चर्चा है, हाथरस की चर्चा है, लेकिन उसमें कन्नौज और अयोध्या की चर्चा नहीं है। और कन्नौज और अयोध्या की घटना पर राहुल जी का या प्रियंका जी का कोई ऐसा जो है लंबे समय तक चलती रही, और बाकी जो कुछ हुआ है हमारे सामने है। तो यह भयावह स्थिति है कि आप कठुआ कांड पर तो कैंडल मार्च निकालते हैं, और ठीक है लाल सिंह, हालांकि लाल सिंह अपराधी नहीं था, स्थानीय स्तर पर यह वहां भाव था कि भैया ये जो आरोपी है ये गलत तरीके से पुलिस ने फंसाया है, वो भाव है नेता के रूप में प्रकट किया, पार्टी से निकाला गया, हालांकि उसको स्वागत किया जिसका कि वहां गुलाम नबी आजाद ने विरोध किया है। तो मैं ये भी नहीं मानता हूं कि कोई अपराधी है या किसी से कोई मतलब परसेप्शन में भूल हो गया तो उसको अपराधी मान के हम ट्रीट करें। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों को यह भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे अवधेश कुमार पर आरोप लगा है और धीरे वो आरोप से बरी हो रहे हैं, वो सच नहीं है, तो फिर हमको उस ढंग से ट्रीट नहीं किया जाना। इसलिए मैं उसमें यह नहीं मानता हूं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन इस घटना की तुलना किसी भी घटना से करने का अर्थ यह होता है कि हम राज्य सत्ता के द्वारा पोषित अपराधियों के संरक्षण के संपूर्ण ढांचे के उसके संरक्षण में बदल जाने का हम समर्थन करते हैं। यह नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी ने वही किया है। वहां आप देख लीजिए, वहां एक मान लीजिए ठीक है, उस सड़क पर पीट रहा है वो, और वहां का एमएलए कहता है मुसलमानों में तो ऐसा ही होता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप ये घटना हुई है कि नहीं हुई? संदेश खाली। अच्छा, ममता बनर्जी का जो मैं नहीं मानता हूं कि ममता बनर्जी कोई ऐसे अपराध करा सके। मुझे लगता है कि जिन लोगों के कारण उन्होंने लड़ाइयां लड़के सीपीएम को हराया, उसमें अपराधी माफिया तरह के जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग थे, उन्होंने इसमें भी अपनी सत्ता वैसे ही कायम कर लिया। उनका नियंत्रण अब नहीं है, उन तक नियंत्रण नहीं है, तभी तो पार्टी में एक आदमी बोलता है उसको पद से हटा दिया जा रहा है। तो ममता की हमारी चिंता केवल वो तो घटना ही है, लेकिन ममता के हाथ जैसे एक स्ट्रांग लीडर के हाथ से, इतने बड़े बहुमत के हाथ से अगर उनकी अपनी पार्टी का झांटा, उनकी सत्ता का ढांचा वो हाथ से निकल रहा है, वहां का मतलब उनका उस रूप में प्रभाव नहीं है, उनको गुस्से में सड़क पर उतरना पड़ रहा है जो शर्मनाक है। अब वो किसके बचाने के लिए उतर रहे हो तो वही जाने। तो फिर एक दूसरी स्थिति है, बंगाल के बारे में पूरे देश को सोचना चाहिए। देखिए 356 एक्सट्रीम अवसर में लगाया जाता है, मैं ये मानता हूं। अगर केंद्र सरकार 356 लगाएगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सुबह ही उसको खारिज कर दे, लेकिन क्या वेस्ट बंगाल एक लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर नहीं होने, शासन के द्वारा ही लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने का पर्याय नहीं बन रहा है? यह देश को सोचने की आवश्यकता है, पॉलिटिकल पार्टियों को भी सोचने की आवश्यकता है कि आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं, वहां जाने के लिए आपके पास समय नहीं, और आपका एक नेता बेचारा वहां लड़ रहा है, माने अधीर रंजन चौधरी वहां लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, एक कांग्रेस का पार्टी वहां नहीं है, और वामपंथी तो उसी में है।
तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोलकाता की घटना को पश्चिम बंगाल में अगर व्यवस्था बदलनी है, वहां एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, अपराध तो नहीं रुक सकता है लेकिन अपराधी के अंदर भय हो, और अपराध हो जाए तो इंसाफ मांगने वाले पर हमले इस ढंग से नहीं हो, लोगों को डराया नहीं जाए, पुलिस पत्रकारों को और उस ढंग से डराए नहीं, ये स्थिति बनाने के लिए वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर लोग राजनीतिक विचार से या राजनीतिक सोच से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो ये जो लक्ष्य है वो नहीं पाया जा सकता है। नहीं, वो तो नहीं पाया जा सकता सर, इसीलिए तो ये तमाम सवाल हम कर रहे हैं। लेकिन एक बार जल्दी से कमेंट्स बता देते हैं, क्योंकि देखिए इस मामले को लेकर जो हमने तमाम खबरें बताई लोगों तक, उसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए। सत्येंद्र सिंह लिखते हैं, ममता बनर्जी विरोध में शामिल होकर ये कोर्ट के अधिकार को बता दिया कि राष्ट्रपति, ये कोर्ट को अधिकार बता दिया कि राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। कुछ इस तरह का लिखना चाह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन ही को ऑप्शन है। राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड को लेकर कुछ कहा, एक बार फिर वो कमेंट आएगा, मैं बताऊंगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? सेमिनार हॉल विदाउट सीसीटीवी, इट शुड बी एवरीवेयर, केयरलेसनेस डिस्ट्रॉय समवंस लाइफ। इस तरह के कमेंट्स लोगों के हैं। क्या महिला की सुरक्षा के लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हम सरकार लाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जब वो सुरक्षा नहीं करती तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? ये मधुक लिख रहे हैं। इस तरह के तमाम कमेंट्स अमर उजाला के आप अलग अलग खबरों पर जाएंगे भरे हुए हैं कि आत्महत्या करने वाली पहले अपने आप को जख्मी कर कर अपने कपड़े निकालेगी, ये तो साफ खून का मामला है, इसको सीबीआई जांच की भी जरूरत नहीं है, स्टेट पुलिस ही 3rd डिग्री यूज कर लेगी तो आरोपी सब बक देगा, लेकिन पुलिस ही किसी से मिली होगी तो क्या? क्वेश्चन मार्क। ये गायत्री लिख रही हैं। इस तरह के तमाम सवाल भरे हुए हैं राकेश सर। जो है ये घटना आरुषि हत्याकांड में भी जहां उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची थी, ये बात सही है, हर जगह हम सीबीआई की डिमांड करते हैं पुलिस से, वही बाद में सीबीआई पहुंची है। एक बार तो सीबीआई ने केस ही खत्म कर दिया था। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि सीबीआई समाधान है, लेकिन पुलिस की इमेज ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को विश्वास हो कि पुलिस कर। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि उसने तो 90% इन्वेस्टिगेशन कर लिया था, तो उस पर एक सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन का, हाई कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मिलाकर देखना चाहिए क्या 90% वाकई हो गया हुआ है, तो सीबीआई वहां से काम करे। तो ये बात मैं नहीं मानता हूं कि कहीं अपराध हो जाए तो सीबीआई ही जाएगी, हो गई। सीबीआई में भ्रष्ट लोग हैं, उसमें भी ईमानदार लोग हैं, वो भी इस देश के हैं, उसको विशिष्ट मान लेना और अपराधों के मामले मानना यह देश के लिए अच्छी संस्कृति नहीं है। जल्दी से आप इस पूरे घटनाक्रम में एक मानवीय पहलू को देखिए। अगर वो उसने आत्महत्या भी की थी तो उसके माँ बाप जब वहां जा रहे हैं 3 घंटे तक उनको खड़ा रखा गया। ये इस तरह की चीज, क्योंकि ये पहली ही जो कार्रवाई है वो बताती है कि शासन को अच्छी तरह से मालूम था कि किस तरह से इस घटना पर पर्दा डालना है। वरना माँ बाप जिसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, मान लो सुसाइड ही, शक्ल नहीं देखने आप उसको तो तुरंत जाने देंगे ना? 2.5 घंटे तक उसको रोक के रखा गया। ये पॉइंट को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही पॉइंट दर्शाता है कि सत्ता पूरी तरह से इसमें, प्रबंधन पूरी तरह से, मैं सत्ता का मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था कि इस घटना को, कौन सा सिस्टम है जो एक अपनी बेटी को, लाश को उसके बाप और उसकी माँ को देखने नहीं देता है? ऐसा सिर्फ एक इसी बात पर ऐसे सिस्टम को मैं कहता हूं कि बिल्कुल बर्खास्त, बर्बाद कर देना चाहिए। इतना अमानवीय कोई हो सकता है क्या दुनिया में? लेकिन वो हो कहाँ रहा है सर? वो तो सड़क पर उतर गई है मुख्यमंत्री, मैं इस बात को कह रहा है कि हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वही तो बात है। को भी हाँ, ये सबसे अहम पॉइंट है राकेश सर, ये तो सबसे अहम पॉइंट है। और बाकी जो प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं, वो चाहे सीबीआई को लेकर हो, चाहे पुलिस को लेकर हो, लोगों के मन में भी इतने सवाल हैं। इन राजनेताओं के पास, पॉलिटिकल पार्टियों के पास उसके कोई जवाब है नहीं। भले अभी कुछ दिन बाद घटना भूल जाएंगे, नए सिरे से राजनीति चलेगी, फिर वापस वोट मिल जाएंगे, लेकिन उनके जवाब आज नहीं तो कल जनता भी मांगेगी। अब वो युवा डॉक्टर जो वहां पर बैठे थे, जिन पर भीड़ ने हमला कर दिया, वो भी तो जवाब ही मांग रहे थे। देखिए, जवाब तो हर सवाल का है, लेकिन जवाब देने का साहस होना चाहिए और मानसिकता होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की जहाँ तक बात हो रही है, विनोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हम ना तो साहस जुटा पा रहे और ना ही हमारी मानसिकता है। यदि आप देखिए, इसी भारत में राजनीति के अपराधीकरण पे एक बड़ी लंबी चर्चा हुई, बहुत समय तक बहस हुई, लेकिन उसको एक फॉर्मेट में समेट दिया गया। समेट क्या दिया गया कि राजनीति में उन अपराधियों को नहीं लाना जो बाहुबली है, यानी जो वोट को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो वोट कबाड़ सकता है वो अपराधी जो है हमें स्वीकार है। तो राजनीति के अपराधीकरण पे चर्चा हुई, लेकिन वो चर्चा सीमित कर दी गई। भाई, उसको व्यापकता के साथ रखिए ना। और व्यापकता ऐसी होनी चाहिए कि यदि उस पर आरोप लगा है, आपने क्या किया, यदि उसको सज़ा मिली है
भाई हम कहते हैं यदि आरोप मुक्त होता है फिर वो राजनीति में प्रवेश कर जाए, लेकिन यदि वो आरोपित है तो राजनीति से उसको परहेज करके अछूत करके बना दीजिए, दूर रख दीजिए। तो जब आप उसकी पहल करेंगे तो वो एक जवाब होगा, जो जनता प्रश्न कर रही है जवाब होगा। जहाँ तक न्याय पद्धति की बात है, इतना बड़ा दबाव होने के बाद भी निर्भया केस जो 2012 में हुआ उसमें न्याय मिलते मिलते 7 साल गुजर गए। फास्ट टैग बनाया गया है हमारे यहाँ। फास्ट टैग में जैसे बार बार कहा जाता है कि आप 365 दिन में कर दीजिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मन स्थितियाँ ही स्पष्ट नहीं है। हम भी तमाम एजेंसियाँ दबाव में काम करती हैं, चाहे वो स्थानीय पुलिस प्रशासन हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे सीबीआई हो। सीबीआई को तो सीधे सीधे कोर्ट ने तोता तक कह दिया था। तो इसलिए निष्पक्ष भाव से कोई भी काम हो रहा है ये हम नहीं कह सकते। हर जगह एक संदेह है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे एजेंसियां हो, सब संदेह में है और जनता इन पे संदेह करती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन उसको अधिकार मिलता है वोट के द्वारा इनको बदलने का, उस दिन वो तांगे का घोड़ा बन जाती है। या तो जाति देखेगी या धर्म देखेगी और वोट दे के चली आएगी। इसीलिए जवाब के इंतजार में वो बैठी भी रहती है। जी, हम बात करें जवाब के इंतजार में तो बैठी रहती है, लेकिन वही जो बात आपने कही इसी को लेकर मैं बार बार पूछा था। विनोद सर, जिस देश में गठबंधन में भी जो दल होते हैं ना, सीट बांटने में आपस में उनको महीनों लग जाते हैं, कई बार खींचतान होती है, बहुत सारी कुछ होती है। फिर इस मुद्दे पर जो हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों को राजनीति से बचना होगा और एक साथ मिल बैठ कर सोचना होगा, ऐसा हो पाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सब उस वक्त तो अपने अपने फायदे की राजनीति दिख रही होती है, अपना अपना वोट बैंक दिख रहा होता है। बहुत अच्छी बात रामकृपाल जी ने कही, मैं वहीं से शुरू करूंगा, आपके जवाब पे आऊँगा कि पुलिस का जो व्यवहार इस पूरे मामले में रहा, कलकत्ता की घटना की बात करें तो निश्चित रूप से अमानवीय क्या दानवीय व्यवहार में कह सकता हूँ कि जब माँ बाप को आप मिलने न दें, इससे ज़्यादा अमानवीय क्या होगा। और उसके बाद जो पुलिस अधिकारी थे, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थी कि उन पुलिस अधिकारियों को तुरंत उसी वक्त उनको निलंबित कर देना चाहिए था जिन्होंने ऐसा अमानवीय कृत्य किया। लेकिन समस्या ये है कि पुलिस का व्यवहार हर जगह ही रहा। हाथरस में क्या हुआ था, माँ बाप के को पता ही नहीं, वो बेटी की लाश जला दी गई अस्पताल से ले जाकर सीधे, वो भी अमानवीय उतना ही था। और उसमें डीएम को हटाया तक नहीं किया, डीएमएसपी को। तो ये सरकारों का, बार बार उदय जी कहते हैं तुलना मत करिए, तुलना मजबूरी हो जाती है करना कि पूरा राजनीतिक चरित्र एक है, खाली नाम बदल दीजिए, आप राज्य बदल दीजिए, राज्य बदल दीजिए। जब अपने पढ़ते सेम चरित्र, वही ममता बनर्जी करती है, वही उत्तर प्रदेश सरकार करती है, वही और राज्य करते हैं, वही अशोक गहलोत। मतलब आप, मैं कह रहा हूं कि ये समस्या यहाँ है। और वो नीतीश कुमार जब विधानसभा में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो पूरा विपक्ष उन पर हमलावर होता है, दिल्ली से लेके और पटना तक। आज वो उनके डार्लिंग बने हुए हैं। अब उस पर चर्चा, तो ये दोहरा चरित्र राजनीति का है। तब इधर वाले बचा रहे थे नीतीश कुमार को, कांग्रेस से लेकर के आरजेडी और इंडिया गठबंधन के सारे लोग, आज उधर वाले बचा रहे हैं। अब वो सबसे माफ हो गया। तो ये जो दोहरा चरित्र है, तो जनता को क्यों दोष दें? जनता भी उसी हिसाब से करती है, उबलती है, विरोध करती है, और मौका आता है तो अपने हिसाब से वोट डालती है। तो एक समय था, रामपाल जी बैठे हैं, कि नेहरू जी गए मध्य प्रदेश में, अर्जुन सिंह के पिता चुनाव लड़ रहे थे और उनको वहीं किसी ने बताया कि इनके खिलाफ ये आरोप है। वहीं उन्होंने मंच से अपील कर दी कि इनको हरा दीजिएगा। मैं गलती से आ गया, मुझे नहीं पता था। चौधरी चरण सिंह एक जगह गए थे कानपुर में, उनके एक पदाधिकारी के खिलाफ एक चिट्ठी लेके आ गए, उन्होंने उसी वक्त निकाल दिया पार्टी से। तो एक समय नेताओं का ये रहता था। आज क्या है, एक और उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश के, अब नाम मैं लेना नहीं चाहता, एक बहुत बड़े नेता, उनके खिलाफ एक टिकट दे दिया गया ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर 50 गंभीर मुकदमे दर्ज थे, हत्या, अपराध, अपहरण, डकैती के गंभीर। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, देश के प्रदेश सबसे बड़े अपराधी मेरे खिलाफ टिकट दिया गया। तो मैंने कहा कि इसके पहले तो आप ही पार्टी के विधायक था वो, तब तो आप कह रहे थे बड़ा मजबूत आदमी है, आप कह रहे हो अब उधर चला गया, तब वो आलोचना करते थे, अब ये आलोचना करते हैं। तो ये जो होता है कि जब एक तरफ आ जाता है तो वो पूज्य हो जाता है, दूसरा, अभी बात हो रही थी संदेश खाली उसकी, भाई ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने की क्या मजबूरी थी? जब देश, उत्तर प्रदेश में योगी जो मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है तो आप देते किसी अपने पार्टी के आदमी को, लेकिन ना, चूंकि कौन सा दबाव है आखिर कि अब ब्रजभूषण को नहीं दे सकते तो बेटे को तो देना, उसी परिवार में है टिकट। तो जब नेतृत्व तो इस तरह झुक जाता है पार्टियों का, तो भी जनता भी कहती है भैया ठीक है, तुम इन्हीं को, हम भी अपने साथ वोट देना। हमारे पास भी ऑप्शन समस्या हमारे जो राजनीति में जो पाखंड है
जो दोहरा मानदंड है, दोहरे का जो भी समीर भाई ने कहा, ये और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की चिंता वाजिब है, सबकी चिंता वाजिब है, लेकिन एक्ट किसको करना है? एक्ट इन्हीं नेताओं को करना है, एक्ट प्रधानमंत्री जी को करना है, एक्ट राहुल गांधी को करना है, एक्ट ममता बनर्जी को करना है, एक्ट सीपीएम के इन्हीं नेताओं को करना है अपनी अपनी पार्टियों में। खाली एक ट्वीट कर देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं राहुल गांधी होगी। ने 3 दिन बाद ट्वीट किया, पहलवानों में तो 3 साल बाद तो ट्वीट नहीं आया अभी तक किसी का, नहीं आया ना आज तक उसकी आलोचना कर नहीं। तो ये जो दोहरे मानदंड है, ये जब तक इन पर चोट नहीं होगी, अब सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी इन मामलों में। अपराध अपराध है, चाहे वो किसी राज्य में हो, किसी दल के लोग उसमें शामिल हो, कोई भी हो, उस पर एक नजरिया होना चाहिए, एक वो होना चाहिए। मेरा खाली ये कहने का मतलब है, तुलना मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जब तक ये सेलेक्टिव अप्रोच होती है, एक चश्मे से सबको देखा जाना चाहिए, एक मुद्दा चश्मे सबसे से बड़ा ही देखा है। जाना हाँ, ये बड़ी अहम बात है। समीर सर, आखिरी सवाल है आप, केवल ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है या बाकियों की भी जिम्मेदारी है? क्योंकि सीबीआई की लड़ाई हो या दूसरी तरह की लड़ाई हो, बार बार हम ममता और केंद्र के बीच देखते रहे, तो ये मामला भी क्या के बात से थोड़ा सा सहमत लग रहा है? हूं हाँ। कि सीबीआई ही हल नहीं है, हल नहीं है, पुलिस की छवि इतनी खराब हो गई है कि लोग सीबीआई की बात करते हैं, निर्भया में वही हुआ। लेकिन झांसी में वही सीबीआई के मामलों की भी क्या ग्रेविटी है, कहां तक पहुंच पाते हैं, वो भी तो लगातार हम लोग देखते रहे ना। देखिए, पुलिस की तो मजबूरी है। देखिए, पुलिस अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग चाहिए। पुलिस को पता है कि जिसका शासन होगा उसी केस में हमको नौकरी करना है। तो पुलिस का जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है, पुलिस का जिस तरीके से राजनीतिकरण हो गया है कि भाई जिस प्रशासन आएगा उसके साथ पुलिस को रहकर चलना है, पुलिस की इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। जबकि पुलिस को तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, आज कोई सरकार है, कल कोई सरकार आएगी, पुलिस को तो अपना काम करना है, जो अपराधी उससे पकड़ना है, उसे सजा दिलवाना है। लेकिन राजनीति का इतना ज़्यादा, पुलिसीकरण का इतना ज़्यादा राजनीतिकरण हो गया है कि सारी पोस्टिंग नेताओं के चहेतों को मिलती है। एक मंत्री चाहता है कि मेरे स्टेट में एसपी और डीएम कौन होगा, वो डिसाइड करता है। डीएम एसपी भी जानते हैं कि मुझे अगर मलाईदार और अच्छी पोस्टिंग चाहिए तो मुझे किसी ना किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अधिकारी का प्रिय बनना पड़ेगा, तो भी मुझे पोस्टिंग मिलेगी। तो जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर जब ये हो गया कि भाई राजनेता का और ब्यूरोक्रेसी का ये गठजोड़ बन गया है कि भाई दोनों मिलो, दोनों मिलकर सत्ता का सदुपयोग करो, आप भी कमाओ, हमें भी कमाने, तो दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करो, राजनीतिक लाभ लो, सत्ता का लाभ लो। जब इस तरह की राजनीति होगी तो पुलिस से ये उम्मीद करना कि पुलिस न्याय के पक्ष में खड़ी होगी, मुझे लगता है ठीक नहीं है। और सीनियर ब्यूरोक्रेसी को छोड़ो, आप थानेदार को देखो, थानेदार के में भी किस तरीके से स्थानीय राजनीति हावी होती है। तो सीबीआई को दे देना। सीबीआई में कौन लोग आते हैं? कोई फरिश्ते थोड़ी आते हैं आसमान से टपके हुए। सीबीआई में वही पुलिस वाले जो होते हैं जो सीबीआई में भेज दिए जाते हैं, जो कहीं कहीं पुलिस में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और सीबीआई में कितने पुलिस वाले होंगे, हिंदुस्तान में कितनी जांचें सीबीआई को दे दी जाती है? क्या सारी जांचें करने के लिए सीबीआई के पास इतना मैन पावर है क्या कि वो सारी जगह अपने लोग लगा के जांच करवा सके? हाँ। तो मुझे लग रहा है ऊपरी आरोप लगाना कि भाई सीबीआई को दे दिया है, तो सीबीआई के बारे में तो कहा जाता था कि भाई वो तो पिंजरे में बंद होता है। अब ये कह दिया जाएगा कि वहाँ केंद्र सरकार का दखल है, तो सीबीआई वही करेगी जो केंद्र सरकार चाहेगी। विपक्ष की सरकार में होगी तो वहाँ केंद्र के हिसाब से काम करेगी। तो सीबीआई को भी कहाँ निष्पक्ष माना जाता है? सीबीआई के ऊपर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जांच सेंट्रल जांच एजेंसी के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रश्न उठा दिया जाता है। तो मुझे लग रहा है जब किसी भी एजेंसी को हम अगर निष्पक्ष नहीं मान सकते, किसी पे भरोसा नहीं है, तो आप किसी को भी जांच दो, बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ना नहीं है। और सीबीआई जांच कहाँ से इकट्ठी करेगी? भाई सीबीआई तो तब जांच इकट्ठी करेगी ना जब वहां से पुलिस ने उसको सिक्योर करके रखा होगा। सबसे पहले तो पुलिस जाती है, सीबीआई तो जाती नहीं है। क्राइम जब घटता है उस सीन पे सबसे पहले पहुंचने वाली तो लोकल पुलिस होती है। अगर वो वहाँ के एविडेंस को संभाल कर नहीं रख पाएगी, अगर उसने वहाँ पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी है कि सीबीआई के लिए एविडेंस इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा, तो वो केस सीबीआई के लिए सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई कोई भी क्राइम हो, चाहे वो महिला के प्रति हो, चाहे किसी गरीब के प्रति हो, किसी भी के प्रति हो, वह निष्पक्ष रहे और तुरंत न्याय मिले। और महिलाओं को लेकर तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए। उस मामले में तो किसी तरह का इफ एंड बट्स होना ही नहीं चाहिए। सब एक आवाज में बात करें, सब एक मंच पर आए, सब एक साथ उसके विरोध करें और सब इसको लेके एक लॉ आपस में बनाए। कानून तो बहुत बना हुआ है, राजनीति लेकर आपस में कानून बनाए कि भाई इस मामलों पर हम इस तरीके से चलेंगे आगे, और सब उसका अगर पालन करेंगे तो मुझे लग रहा है समाज में भी इस बात की जागृति आएगी। और समाज को भी देखना चाहिए कि हम कैसे लोगों को चुनकर अपना प्रतिनिधि बना के बैठते हैं। जब बलात्कारियों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, गुंडों को अगर अपना नेता बनाकर भेजेंगे, वह पार्टी के नेता बनेंगे, वह पार्टी के विधायक सांसद बनेंगे, तो पार्टी का चरित्र कैसा होगा? तो ये जनता को भी सोचना होगा कि हमें किसे वोट देना है। ऐसी स्थिति में सारी जनता को भी एक तरफ होकर नेताओं को चुनाव हराना चाहिए। मुझे लग रहा था जब जनता जागरूक होगी तो ही राजनीतिक दलों को जरा डर बैठेगा कि भाई जनता इसे नहीं जितवाएगी, इसलिए हमें इसे वोट नहीं देना है। राजनीतिक दल जानते हैं कि जनता उसको वोट देगी, जीतेगी, आज का दबदबा है क्षेत्र में, तो राजनीतिक दल की मजबूरी है उसको टिकट देने की। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को भी सुधरने की जरूरत है और समाज के रूप में समाज के लोगों को भी इस बात में जागरूक होने की जरूरत है। एक सुझाव मैं देना चाहूँगा सबको जी, कानून की बात की
देखिए, कानून तो बना हुआ बहुत सख्त। मुझे लगता है एक सुझाव है इस मंच के माध्यम से, अगर सरकारों को और आइन दलों को समझ में आ जाए, जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ एनआईए का एक फोर्स बनाई गई है, ऐसे ही एक एजेंसी बनाई जानी चाहिए महिलाओं के अपराधों के खिलाफ, और जिसमें ज़्यादातर अधिकारी महिलाएं हों, राष्ट्रीय एजेंसी हो, और जो सिर्फ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच करे, जैसे आतंकवाद की जांच एनआईए करती है, निष्पक्ष रूप से। उस पर किसी राज्य सरकार का, किसी केंद्र सरकार का वैसे दखल ना हो, और उस तरह से जांच करे। ये मेरा एक सुझाव है। अगर इस पर, तो मुझे लगता है शायद इस पर कुछ कारगर जो है रोक लग सकेगी। नहीं, अच्छा सुझाव है। उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति सुने जो शायद इस सुझाव पर अमल कर पाए। लेकिन देखिए, आपने सभी वरिष्ठ पत्रकारों की राय सुनी है इस पूरी घटना पर लेकर। जिस तरह की राजनीति हो रही है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। अपना अपना सेलेक्टिव अप्रोच है, अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से अप्रोच है। लेकिन जितनी दरिंदगी, जिस तरह की विभत्स घटना ये हुई है, उस पर बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे पहले तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है, चाहे ममता बनर्जी एक बार सड़क पर उतरे, कई बार उतरे। राजनीति जिस तरीके से हो रही है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन सवाल सबसे हैं, सिर्फ बंगाल में इस तरह की घटना नहीं हुई है, सब जगह हुई है। सवाल भी सबसे हैं, जवाब भी आज नहीं तो कल सबको देने होंगे। लेकिन हाँ, अब सीबीआई जांच में क्या निकल कर आता है इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि तमाम लोगों को आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकारों को आपने सुना, उनको लगता है कि केवल सीबीआई जांच से ही हल निकल जाएगा। यह भी कई बार संभव नहीं होता। पुलिस भी जांच कर सकती थी अगर सब कुछ ठीक रहता। लेकिन उस बेटी को लेकर जो नाराजगी है पूरे देश में, उसका जवाब आप आज नहीं तो कल इन राजनेताओं को देना होगा। और आप भी अमर उजाला .com पर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।